सुप्रभात। आज हम हैं उत्तराखंड के एक सुंदर सा गांव हरखोला, जो अल्मोड़ा और बागेश्वर के मध्य में बसा है। यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरी अल्मोड़ा और बागेश्वर है। उत्तराखंड की तलहटी में बसा ये गांव, पर्वतों की आंचल में बसा हुआ ये सुंदर सा गांव हरखोला, जहां पर आज हम लोग आपको अपने पहाड़ के वनों के महत्व के बारे में बताएंगे। वो तमाम चीज़ों के बारे में, वो नदी नालों और खालों के बारे में चर्चा करेंगे। और मेरे साथ में इस समय लखनऊ से हमारे चाचा जी श्री विनोद जी हैं, और साथ में कैमरामैन गणेश नैथानी, सजग इंडिया से मैं ललित जोशी आपको आज उत्तराखंड की जंगलों के रास्ते, ऊपर आप देख रहे हैं उस हाइट में लगभग 2 घंटे का यहाँ से रास्ता होगा। और तमाम मुश्किल भरे रास्ते हैं, कटीले रास्ते हैं, लेकिन लोग इन रास्तों में डेली जाते हैं। और तमाम मान्यताओं के आधार पे इन जंगलों में जंगली जानवरों के अलावा अनेक आत्माएं भी रहती हैं, जो समय समय पे देवी देवताओं के दिशा निर्देश में इन लोगों की रक्षा भी करती हैं। और कल हमने आपको हरजू, दानागोलजू और तमाम देवताओं की कहानी बताई। आज उसी कड़ी में हमारी टीम जंगल की ओर जा रही है। आप देख रहे हैं कि जो चीड़ के पेड़ छोटे छोटे अंकुरित हैं, और जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, और इनके जो फल हैं, अभी आपको फल हम दिखाएंगे रास्तों में, किस तरह से उनके दाने उड़ने के बाद चारों दिशाओं में फैलते हैं और ये घनघोर जंगल बन जाता है। इन जंगलों में जंगली जानवरों का भी भय है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो पर्वतीय अंचलों के लोग हैं इसमें चलते हैं, विचरण करते हैं। मेरे साथ में हमारे सहयोगी हैं, उनसे भी आगे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका महत्व है। उससे पहले हम रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको आज के इस कार्यक्रम से रूबरू कराएंगे। एक सुंदर सा प्रयास है हम सभी का कि आए, अपनी देवभूमि, अपने पहाड़ की ओर लौटें और इस पहाड़ की सुंदरता को, इस पहाड़ की जो वनों की महत्वता को समझें। क्योंकि आज जो पर्वतीय अंचलों के लोग हैं, जो पहाड़ों में इस समय लोग हैं, उनकी औसतन जो भौतिक आयु है लगभग 80 से 90 साल के बीच में है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो लगभग 100 साल से भी ऊपर जी रहे हैं और आराम से चल फिर रहे हैं, और आराम से चलते फिरते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर आम इंसान जो है औसतन आयु, उसकी जो बुढ़ापे की आयु है वो 50 से 60 के बीच में झलकने को मिलती है। थोड़ा झाड़ को कई कटीले रास्ते हैं, आप देख रहे हैं। इन रास्तों से हम निकले हैं, ये एक पेड़ अंकुरित हुआ है। दिक्कतों भरा रास्ता है, क्योंकि पर्वतीय अंचलों, पर्वत के समान यहाँ के रास्ते हैं, तो उनमें चलना बहुत आसान तो नहीं। लेकिन सजग इंडिया पहली बार ये प्रयास कर रहा है आप लोगों के सहयोग से कि हम अपने पर्वतीय अंचलों के वो सभी चीज़ों से आपको रूबरू कराएं। और आप देख रहे हैं हमारे साथ जोशी जी, विनोद वैष्णव जी हैं लखनऊ से, और इसी पहाड़ों से जुड़े हैं। आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने 2 चीज़ें उठाई हैं, ये क्या है, इसके बारे में आप विस्तार से बताएंगे। ललित जी, ऐसा था, अभी आपने जैसे बताया, ये वन जो, ये गांव जो है बनों के बीच में है, ये मतलब शहर से बिल्कुल दूर। प्रश्न ये उठता है मन में कि ये गांव ये जंगल में क्यों आए, क्यों नहीं ये शहर के पास बैठे, क्या कारण था, और ये कैसे जीते रहे। तो जैसे ही हम नेचर के पास जाते हैं तो नेचर हमको पालता, हम नेचर को नहीं पालते हैं। तो ये यहाँ पर सत्य होता है और प्रतीत होता है। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर के लोग 80-80, 90-90, 100-100 साल के हैं और वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, उनको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। वो अभी भी वनों में जा रहे हैं, डेली 4-5 किलोमीटर जाते हैं, गायों को लेके जाते हैं, गाय चराते हैं, उनको कहीं कोई तकलीफ नहीं है। और दवा की तो उनको तो दवा गोलियों का पता ही नहीं है कि क्या गोलियां होती हैं। जब कोई गंभीर बीमार होती है तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अदरवाइज कोई भी डॉक्टर नहीं। ये नेचर ही उनकी जो है दवा है, वही उनको वो करते रहते हैं। अब लेकिन ये बनों के, ये आखिर ये वन आए कहाँ से, वन किसने लगाए, कैसे ये वन बनाए, क्या कोई ऐसा था। लेकिन ये आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसी लीला है कि वन अपने आप बने। बनों का बनने का एक पेड़ जो है, जो इसका मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारे ये उत्तराखंड के जो वन है, ये चीड़ के पेड़ हैं। तो चीड़ में क्या होता है, एक ये फल लगता है, कहीं से भी इसका बीज जो है उड़ के आया होगा, तो ये इसका एक वो है फल, इस ढंग से ये बंद रहता है। और जैसे जैसे ये मई जून गर्मी पड़ती है तो ये खुल जाता है। खुलने के बाद ये इस ढंग से बन जाएगा। पहला ये स्वरूप है। फिर तो इसके अंदर जो बीज होते हैं, ये बीज इसमें से अपने आप निकलते हैं और हवा से ये उड़ते हैं। हवा से उड़ के ये चारों तरफ बिखर जाते हैं।
और नीचे आप देख रहे हैं घास में, ये जो है हमारा इसके घास की पत्तियां हैं ये, जी जी, जिसको हम यहाँ की भाषा में पिरूक कहते हैं। पिरूक, जी हाँ पिरूक है। ये पिरूक क्या करता है, ये पत्तियां ये इसके ऊपर गिरती रहती हैं, चूंकि ये भी ऊपर से गिरती हैं तो बीज नीचे, पत्तियां फिर ये और बीच बीच में यहाँ पर चूंकि बूंदा बांदी खाद का होती है, काम भी करता है। ये खाद का काम भी करता है। तो उसको नेचुरल जो है जीवन जो है उस बीज को मिलता है अंकुरित और वो धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। जी, अंकुरित होने के बाद वो एक धीरे धीरे पेड़ बनता है और इस ढंग से ये बनू का विस्तार होता यानी रहता है। कि ये जो आप हाँ, दिखा रहे हैं, ये एक तरह से इसमें फल भी लग रहे हैं। हाँ, ये जैसे और ये वृक्ष के रूप में अपने आप को धारण कर रहा है। और यही वृक्ष आप देख सकते हैं, जो ऊपर आप ये देख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है आपको, उसमें वो फल दिख रहे हैं। उन फलों की ही बात कर रहे हैं कि वो जो खुले हुए फल हैं, उनसे जो दाने हैं वो हवा में उड़ते हैं, जिसको हमारे पहाड़ी भाषा में श्यूत बोलते हैं। हाँ। श्यूत के जो बीज होते हैं वो उड़े और वो खुले हुए उड़ते हैं चारों दिशाओं में और ये वन का आकार लेते रहते हैं। इस प्रकार हमारे चारों ओर जो ग्रीनरी है, जो हरियाली है, वो हमको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो चीड़ का ये पेड़ है, ये यहाँ की जो है जीवन जननी है। ये एक खाली पेड़ ही नहीं, ये बहुत सी चीज़ों को देता है वहाँ से। जैसे कि इसमें से एक पदार्थ निकलता है, जैसे ये पेड़ जो है 10-15 साल का होने लगता है, इसमें से एक पदार्थ निकलता है लीसा, जो कि जितने भी अपने रिएजेंट हैं पेंट के, उसके लिए ये मेन डिसॉल्विंग एजेंट है, सॉल्वेंट है, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। हर जितना भी वो बनता है वो पेंट इसी से बनता है। इसको बोलते हैं तारपीन तेल, इसका मेन बनता है। और भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं, इसको तारकोल भी बनता है, डिफरेंट टाइप के बाई प्रोडक्ट इसी से बनते हैं। तो ये एक मेन वो है। इसके अलावा इसकी लकड़ी, इसकी छाल, मतलब हर चीज़ इसका जो है एक एक चीज़ जो है। और अभी तो इसकी जो है चूँकि ये यहाँ तक जो है विकास की किरणें नहीं पहुँची, जिसकी वजह से इसका यूज नहीं हुआ। अब इस पिरूक का जो यूज है, जो पिरूक यहाँ पर जो है मतलब कुंटलों में पड़ा हुआ है, जिसको कोई नहीं देख रहा है, इस पिरूक का यूज होने जा रहा है एज ए कागज़ बनाने में, गत्ते बनाने में। और साथ साथ इससे जो है आप बिजली पैदा कर सकते हैं, क्योंकि कोयला तो एक लिमिट है और ये क्या है, ये नेचर में हर साल आपको मिलता रहेगा। अगर इसको कलेक्ट करते हैं तो इससे जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल में जैसे कोयला यूज होता है, उसकी जगह ये पिरूक यूज होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ज्वलनशील है, कार्बन को कम छोड़ता है और राख भी इसकी बहुत कम बनती है। तो ये एक बहुत अच्छा है। तो जिसके लिए अब सरकार जो है इस तरफ ध्यान दे रही है, तो हो सकता है कुछ पिरूक से यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो हैं और प्लस बिजली बनाने में भी इसका यूज होगा, क्योंकि अभी तक लोग पहुँचे नहीं थे यहाँ पर। विनोद जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को आपने बताई कि जो हम जिस जंगल की ओर जा रहे हैं, जो चीड़ का वृक्ष यहाँ पर लगे हैं, इनके एक पत्ते से लेके, इनके एक कली से लेके, पेड़ से लेके, इनकी छाल से लेके, तमाम उन महत्वपूर्ण बातों पे आपने चर्चा की कि किस तरह से अगर सरकार हमारे पलायन को रोकना चाहती है, क्योंकि पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम पे पूरे उत्तराखंड के लिए। अगर हम जिन स्थानों में चीड़ के पेड़ लगे हैं, अगर उन स्थानों में चीड़ के महत्व को समझें, क्योंकि अक्सर लोग चीड़ के पेड़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, चीड़ के पेड़ों को शुभ नहीं मानते हैं, चीड़ के पेड़ों को सोचते हैं कि ये पानी को कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचते हैं। जबकि अगर हम इसकी सकारात्मक दिशा की ओर जाएं, तो मैं पुनः अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि जहाँ ये चीड़ के पेड़ स्वतः उगने का काम करते हैं, ये जिस तरह के फल हमको दिख रहे हैं, इन फलों का महत्व आपको समझाया गया। ये फल पहाड़ों में जब ठंड पड़ती है, जब बर्फ़ पड़ती है, ये उस समय जलाने के काम भी आते हैं। ये उसमें कोयला भी बनता है, ये इससे कोयला भी बनता है। और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो ये पिरूक है, आप देख रहे हैं ये कुंटलों के भाव में, सैकड़ों हजारों कुंटलों के भाव में ये ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे पीले कलर में ज़मीन में पड़ा है। कल बरसात हुई है तो कुछ आपको हल्के में दिखाई देगा, किंतु ये सच्चाई है। अगर सरकार इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करे तो ये पिरूक को इकट्ठा करके कागज़, बुरादा तो बनता ही है, साथ में हम बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। और इससे एक और बहुत बड़ा महत्व मिलेगा, जो जंगलों में इसके सूखने के बाद लोग अक्सर कहीं मार्चिंस की तिल्ली से आग लग जाती है, वनों का दोहन होता है। तो अगर इस पिरूक को इकट्ठा करा जाए, अगर ग्रामीणों को, ग्रामीण समूह, महिला समूह के माध्यम से, क्योंकि वो लोग इसको इकट्ठा करके जानवरों को बिछाने का इसका काम करते हैं, उसके साथ साथ अगर इसको वो रोज़गार से भी जोड़ें, तो ये पिरूक जो है आगे बिजली बनाने के काम आती है, आगे कागज़ बनाने के काम आती है, अनेक चीज़ों में इसको, इसका साइंटिफिक रीजन है, अनेक चीज़ों में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इससे क्या होगा, रोजगार भी डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल, और पलायन भी रुकेगा। निश्चित रूप से विनोद जी, इससे रोजगार तो डेवलप होगा ही,
साथ में पलायन भी रुकेगा। और ये जो चीज़ें दिख रही हैं इनका भी बहुत बड़ा महत्व, अगर आर्टिफिशियली इनको सजाया जाए, इनको कलरफुल किया जाए, तो यही जो ठीटे हैं जिनको पहाड़ी भाषा में ठीटे बोले जाता है, इन ठीटों को कलरफुल अगर हम बनाएं तो निश्चित रूप से ये भी सैलानियों द्वारा परचेज किए जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक हैंडीक्राफ्ट बन जाता है। ये मतलब उत्तराखंड की एक ऐसी हैंडीक्राफ्ट है, अगर आप कभी जाएं देखें उत्तराखंड के जितने भी यूपी इनके उत्तराखंड टूरिज्म के शोरूम हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट स्वरूप में ये ठीटे वहाँ पर मिलेंगे। और इन्हीं की और भी चीज़ें जो हैं काफ़ी इनसे बनती हैं, तो वो सब चीज़ें एक हैंडीक्राफ्ट में भी मतलब बन सकता है। इतना रिच है उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड पर अभी तक जो है विकास की किरणें गांव की तरफ नहीं गई, केवल शहरों को शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा। अगर हम शहरीकरण को ना बढ़ा के अगर गाँवों को थोड़ा सा डेवलप करें और नेचर के साथ रहें, तो ये वाकई में उत्तराखंड जो है, जो देवभूमि है, ये देवभूमि नहीं, ये स्वर्ग भूमि भी बन सकती है। निश्चित रूप से विनोद जी, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आज हम कर रहे हैं, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेके जहां हम पलायन रोजगार की बात कर रहे हैं, वहीं पर वन के महत्व को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और हम इस समय नेचर के बहुत पास हैं, हालांकि कटीले रास्ते हैं क्योंकि लोगों का आवागमन कम हो चुका है, पहाड़ों से पलायन होने के कारण लोग कम आते हैं, किंतु उसके बावजूद भी हमारी ग्रामीण जो महिलाएं हैं, हमारी मातृशक्ति है, इन रास्तों से आप देख रहे हैं कि कैसे पत्थर के रोड़े यहाँ पर पड़े हैं। इन पत्थरों में चढ़ने के बाद आप बड़ी सावधानी से अपने पैरों को बचाने के बाद ये लोग यहाँ से निकलते हैं और अपना काम बड़े आसानी से करते हैं। इससे नेचर, आप देखेंगे कि नेचर कितना सहायक है लोगों को आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए। उन्हें पता है कि नेचर से जो लोग जुड़े हैं उनकी रक्षा भी स्वतः नेचर करता है, जिसका उदाहरण आप पानी की बूंदें देख रहे हैं। अब आप देखिए, अभी हम थोड़ा सा आगे चले हैं तो हमको स्वतः अंकुरित यहाँ पर एक पानी का तालाब मिल रहा है, जहाँ पर लोग जो हमारे घसियारी होते हैं, घास काटने वाली महिलाओं को घसियारी बोला जाता है पहाड़ में, वो घसियारियाँ जब जाती हैं तो आप देख रहे हैं कि ये ठंडा पानी ये गाय के लिए है। ये स्रोत स्वतः ही अंकुरित हुआ है और आप इसकी पानी की ठंडता को अगर देखेंगे तो ये बहुत ही, विनोद जी, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा। ये नेचुरल पानी है, ये मिनरल वाटर से भी ऊपर है जी। अगर इस पानी को बोतल में बंद करेंगे और साल भर आप रख दीजिए, ये पानी में कभी कुछ खराब नहीं होगा, इसका टेस्ट ये बना रहेगा। यही ये जो कहा जाता है कि गंगा का पानी जो मेन अमृत है, वो अमृत यही है, क्योंकि ये इतने पहाड़ों जंगलों से छन के जो आता है, इसमें हजारों छन्नियां बनी हुई हैं। उन छन्नियों से जब ये छन के आता है और इसमें जो प्राकृतिक नेचर के जो वो मिलते हैं इसमें, जो कि बॉडी के लिए जरूरी है, तो ये इसलिए एक नेचुरल मिनरल वाटर है। और जो कभी भी साल भर तक अगर आप बोतल में इसको रखेंगे तो कभी ये खराब नहीं होगा। ये जो पौंड आपको जगह जगह मिलेंगे यहाँ पर। लोग क्या करते थे, गायों को बनों की तरफ भेज देते थे, बनों में घास होती थी, लेकिन उनको प्यास की भी तो जरूरत है। जब जो ग्वाला जाते थे उनको भी तो पानी चाहिए, तो वो क्या करते थे, ऐसे पौंड जगह जगह आपको जो है कुछ कुछ दूरी पर ऑटोमेटिक मिलेंगे। और जो 12 मास जो है, ये जो है इनमें पानी रहता है। बरसात की तरफ पानी बढ़ जाता है, बाकी समय पानी कम होता है, लेकिन रहेगा ये पानी। तो जानवर भी पीते हैं और साथ में लोग भी उसमें दूसरी तरफ जो है पानी पीते हैं, तो जिससे कि उनको वापस फिर गांव जाने की जरूरत नहीं। तो 10-10, 15-15 दिन, महीने 3-3 महीने तक वो पूरे इन वनों में गायों के साथ रहते थे। जब गाय बच्चा देने वाली होती थी, ब्याने वाली होती थी, तो उस वक्त वो फिर तब जाते थे गाँव के समय। उस वक्त वो जो नेचर का दूध बनता था, क्योंकि इन हरे पत्तियों को इनको खाने के बाद वो दूध नहीं था, वो अमृत था, जिसको आज कहा जाता है कि गैया का दूध जो है अमृत है। वो इन बनों की गैया का दूध अमृत है। वो जो आप भूसा खिलाते हैं वहाँ पर शहरों में इंजेक्शन से दे रहे हैं, वो उसमें अमृत की जन्म वो नहीं है। अगर वो गायें इन जंगलों में पले, इन जंगलों की घास बूटी है वो खाएंगे, तो वो जो उससे दूध बनेगा, उस दूध में इतना तत्व होता है कि वो अमृत के समान, इसीलिए अमृत कहा गया है उसको, वो अमृत के समान होता है। और फिर उसका जो घी बनेगा, तो उसकी घी की वो खुशबू जो है ना, वो अगर आपने बनाया है तो वो पूरे जो है आसपास आपको मिलेगी। और वही जो है आदमी को जो है ताकत देता है, मतलब वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता रहता है और नेचर की जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, अगर उन चीज़ों को अगर आप यूज करें। लेकिन अब चूंकि पलायन की वजह से ये चीज़ें कम होती जा रही, सिकुड़ती चली जा रही। वही आदमी गाँव में बचा हुआ है जिसके पास कोई साधन नहीं है, जिसका कोई इनकम का साधन नहीं है, वही गाँव में छूट गया है। जिस किसी को थोड़ा भी साधन मिल रहा है तो वो सीधे जो है शहर की तरफ भाग रहा है, लेकिन बाद में वो शहर में जाके पछताता है कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये सब यहाँ पर जो है मशीनी युग हो गया है। तो लेकिन वो वापस आए तो कैसे आए, क्योंकि यहाँ पर कोई साधन नहीं है।
तो इस नेचर से अगर थोड़ा सा सरकार इस नेचर की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर इतनी अपार संभावनाएं हैं कि किसी को जाने की बात छोड़िए, ये बाकी लोगों को भी रोजगार देगा। तो नीचे से लोग इधर इस तरफ आए। एक नेचुरल सोर्स जो कि 12 मास रहता है, जिसमें गाय या ग्वाले जो भी है गाँव वाले सब पानी पी सकते हैं और नेचुरल पानी है ये। तो इसी ढंग के जगह जगह जैसी जैसी थोड़े बहुत आप 500 मीटर 1000 मीटर पर चलेंगे तो आपको ये नेचर स्रोत मिलेंगे, तो जिससे कि आपको कभी गांव की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप यहाँ पर 5 मास 6 मास मिलते हैं तो वो मिलेगा। अब इसके साथ आपको खाने का आहार, तो खाने के आहार के लिए भी यहाँ पर कंदमूल फल जो कहते थे ना, राम जी 14 साल जो है वहाँ पर रहे, वो कैसे रहे, उनको कहाँ मिला, तो उनको ये कंदमूल फल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये कंदमूल फल है, इसका नाम है हिसालू। ये इतना न्यूट्रिएंट है, अगर इसको जो है ये अपने आप, अब इसको कोई तोड़ने ही वाला नहीं है। यस, ये बहुत ही न्यूट्रिएंट मतलब एंटीऑक्सीडेंट है, ये मिलता ही नहीं है। अगर नीचे लोग इनको मिले तो ये शुगर की बहुत बढ़िया दवा है। इसको खा लें तो उसकी शुगर ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। तो इसी ढंग के यहाँ पर बहुत से कंदमूल फल आपको मिलेंगे, यहाँ काफल मिलेंगे और जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ हैं बहुत से यहाँ पर, जिनको कि जिन पे उबाल के खाते हैं। बिल्कुल। ललित जी, मैं आपको इसको देखो ये खिलाता हूँ, इसका आप टेस्ट देखिएगा जी। जो भी अच्छी चीज नेचर ने बनाई वो कांटों के बीच में बनाई है। बिल्कुल। ये देखिए, आप इसको जरा कैमरे पर जूम इन करिए, आप देखिए इसको, हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये हिसालू इसको बोलते हैं, किलमोड़ी और हिसालू। ये नेचुरल एक फल है जिससे निश्चित रूप से शुगर तो कंट्रोल होता ही है, लेकिन लोगों को प्रोटीन और सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं इसको निश्चित रूप से खाऊंगा और आगे गणेश जी आपको भी खिलाऊंगा। नेचर के जैसे जैसे हम समीप जा रहे हैं तो ये स्वतः ही अनार का एक पेड़ उग रहा है, और जो हमारी मातृशक्ति पहाड़ों में जो घछारिए जाते हैं, आपने देखा कंदमूल यहाँ पर फल मिल रहे हैं, पानी के स्रोत पीने के लिए है। और ये नेचर ने स्वतः अमरूद जो है अनार का वृक्ष लगाया है, अपने आप उजरा है और सुंदर सी कलियाँ इसमें आप देख सकते हैं, और यही वृक्ष का रूप धारण करेगा, इसमें फल अंकुरित होंगे। तमाम कंदमूल फलों को हम अभी आपको दिखाएंगे। जी विनोद जी, मैं एक बार दर्शकों का फिर से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस देवभूमि उत्तराखंड हरकोला ग्राम में, जहाँ पर हम पहुँचे हैं 2 घंटे की लंबी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद इस पत्थर पे हम पहुँचे हैं। इसको डावधार बोला जाता है, और जो दर्शक यहाँ के इस गांव से जुड़े हैं वो डावधार को अच्छी तरह से समझते हैं। और एक घने जंगल के बीच में यहाँ से हम छौना बिलोरी को डायरेक्ट देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि छौना बिलोरी माइंस, जहाँ मैग्नीसाइट निकलता है और वहीं फैक्ट्री है उससे नीचे, और उधर रौतेला बिष्टू का गांव है सामने आप देख सकते हैं। नीचे उस तलहटी से हम आए हैं, वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वो हमारा गांव है, वो हमारे स्कूल हैं, वो नीचे नदी किनारे हमारे खेत आप देख सकते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि उस चढ़ाई से, खड़ी चढ़ाई के चढ़ने के बाद हमारी टीम सजग इंडिया की आज यहाँ पर पहुँची है। बड़े आनंद की अनुभूति हमें हो रही है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अपने साथियों के साथ कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्रों से लोग पलायन कर चुके हैं, जो आज शहरों में हैं, जो आज इन सुंदर से वनों को छोड़ चुके हैं, उनको मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये वन वही हैं, ये पेड़ वही हैं जिनने हमारे दादा परदादा और हमारी जन्मभूमि को सरोए रखा है। यही वो वन वृक्ष हैं, पर्यावरण है, जिन्होंने हमको कहीं ना कहीं नेचुरल हवा दी है। आप देख रहे हैं ठंडी हवा चल रही है, जगह जगह कंदमूल फल लगे हैं, काफल यहाँ पर हैं, किलमोड़ी यहाँ पर हैं, तमाम प्रकार के फलों को हम आपसे रूबरू कराएंगे। और मैं दिखाता हूँ कि जो पेड़ गिर चुके हैं, इन पत्थरों से चलना थोड़ा सा दिक्कत, क्योंकि आसान तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी टीम यहाँ तक पहुँची है। तो मैं निश्चित रूप से आप देख रहे हैं हमारे चाचा जी भी पेड़ का आनंद ले रहे हैं। ये जो पेड़ हैं, ये आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ एक तरह से सूखा गिरा हुआ पेड़ है, और इस पे चढ़ना भी आसान नहीं, लेकिन रोमांचक ज़रूर है। और मैं आपको इस पेड़ पे लेके जा रहा हूँ, और आप देख रहे हैं कि ये जो वृक्ष है ये चीड़ का पेड़ है। इस चीड़ का पेड़, क्योंकि हर व्यक्ति की, हर वृक्ष की
पेड़ों में भी जान होती है, उनकी भी एक अपनी आयु सीमा होती है। ये पेड़ जब वृद्ध हो चुके हैं, वृद्ध होने के बाद इनकी आयु समाप्त हो चुकी है और ये गिर चुके हैं। इन पेड़ों का अगर हम उपयोग की बात करें तो आप देख सकते हैं ग्रामीण इनको जलाने के लिए भी लेके जाते हैं। इन पेड़ों को चीरने के बाद हमारे घरों में आज भी जो पत्थर के मकान बने हैं वहाँ पर बल्ली और तमाम प्रकार के जो रॉड होते हैं, जो बाँसें जिनको हम बोलते हैं, वो इनसे बनाए जाते हैं। और इन पेड़ों को तख्ते हम इनसे बनाते हैं, बल्लियाँ बनाते हैं, फिर बाद में इनकी कागज़ें बनती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक पेड़ गिरा है इसमें से कितना कागज़ बन सकता है। और इससे जो कोयला बनता है, कोयले से हम बिजली का उत्पादन भी करते हैं। और तमाम प्रकार के सूखे पेड़ों का महत्व है। इसके जो ये आप देख रहे हैं खप्पर, ये जो देख रहे हैं, इनसे भी बुरादा बनता है और वो कागज़ों को बनाने के साथ साथ मेडिसिन में भी इसका यूज़ होता है। जो हरे पेड़ दिख रहे हैं, उन हरे पेड़ों से हम तेल निकालते हैं और उसमें से आपका जो ये लीसा है, ये बाद में अनेक प्रकार की दवाइयों में भी इसका यूज होता है। हमने इन बातों पर डिस्कस करा और थोड़ा सा मैं आपको उस जंगल के उस ओर लेके जाऊंगा। आप देखेंगे वो सामने जो चोटी है वहाँ पर भी कुछ गांव देखने को मिल रहे हैं। ये इधर एक माँ भगवती का मंदिर है, माँ भगवती का मंदिर है और इस मंदिर में श्रद्धालु लोग दर्शन के लिए जाते हैं। पहाड़ों में जो माँ भगवती के मंदिर है, जो माँ है, माँ हमेशा ऊंचे स्थानों में रहती है। जो हमारे ग्राम देवता है वो गांव के आसपास रहते हैं। दाना गोलू की कहानी हमने बताई, दाना गोलजू भी पहाड़ों के बीचों बीच रहते हैं, लेकिन माँ का जो भवन होता है, माँ का जो स्थान होता है ऊपर होता है। यहाँ पर परियों का भी आवागमन होता है, जो माँ के साथ अनेक चाड़ बाण चलते हैं उनका भी आवागमन होता है। लेकिन माँ भगवती की ऐसी कृपा है, यहाँ पे माँ की ऐसी असीम कृपा है कि वो अपने ग्रामीणों की रक्षा तो करती है, साथ में पशु पक्षियों की भी रक्षा करती है। मैं आपको रूबरू कराऊंगा अपने साथियों के साथ। बड़ा रोमांचक दृश्य होगा ये जब हम लोग यहाँ तक आए हैं। और निश्चित रूप से हमारे साथियों को गणेश जी आप देख सकते हैं, वो हमारा गांव है जहाँ से हम खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी यहाँ पहुँचे, इस स्थान में पहुँचे हैं। और वो तलहटी में नदी बह रही है, आप नदी को देख सकते हैं। उस नदी के किनारे खेत हैं जहाँ पर धान, गेहूँ, तमाम प्रकार की सब्जियां उपजती है। आप देखिए नेचर का कितना सुंदर एक पहलू आपको देखने को मिल रहा है। चारों ओर से पहाड़ी है और पहाड़ियों के बीच में सुंदर सा गांव हरकोला आपके बीच में बसा है। हरकोला जो एक है, ये भी एक छोटी सी चोटी में बसा हुआ गांव है। आप देख रहे हैं उधर गाय जंगलों में चल रही हैं और उधर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। कुछ घसियारी जो घास काटने अभी हम आपको मिलाएंगे, वो लोग जंगलों में इस समय घास काटने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं दाना गोलजी जो थे हमारे भगवान, जो कैल सिंह थे, वो इन्हीं जंगलों में अपने आप को गायों के साथ मुरली की धुन में गायों को चराने के लिए जाते थे। और विनोद जी मैं ये वृक्ष भी आपको दिखा रहा हूँ। ये अंगालू है, आंवला जिसको हम बोलते हैं, आंवले का ये वृक्ष है। मैं आपको कंदमूलों की बात कर रहा था, किस तरह से आंवले से लदा हुआ पेड़ है। लेकिन बड़ी सावधानी से आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि डाउन है बहुत ज़्यादा। और आंवले अभी खाने को आपको और मिलेंगे। आंवले तो उस पेड़ में भी काफ़ी लगे हैं। मैं इस समय जिस वृक्ष में हूँ आपकी को दिख रहा है कि लदा हुआ है पेड़ों से, आंवले से लदा हुआ ये वृक्ष कहीं ना कहीं हमारे उन दर्शकों को, हमारे उन लोगों को आमंत्रित कर रहा है कि आइए, ये पहाड़ के फल, ये विटामिन्स, ये तमाम प्रकार के पौधे, ये हरियाली और ये जिस तरह से वृक्षों से लदे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये मैं देख रहे हैं आप, इनको मैं तोड़ रहा हूँ क्योंकि नेचुरल आंवले हैं और हमारी टीम क्योंकि लंबा सफ़र है तो इनके लिए ये भोजन का काम करेंगी और इन फलों का आनंद हम लेंगे। और आप देख रहे होंगे कुछ फल जो हैं पके हैं यहाँ पे। इनका कलर भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जी। इन फलों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से पके हुए हैं और बड़े मीठे फल हैं। और आंवला जहाँ प्रोटीन, कैल्शियम और तमाम प्रकार के विटामिन तो देता ही है, वहीं आँखों के लिए, शरीर के लिए और हमारे अनेक प्रकार की दवाओं के लिए काम आता है। तो रास्ता जटिल था, लेकिन यहाँ से जो एक
प्रशंसा की अनुभूति हमें प्राप्त हो रही है वो निश्चित रूप से दूर से देखने में नहीं, जब हमारे लोग यहाँ पर आएंगे तभी हमको प्राप्त होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा अपनी टीम का, और कुछ समय बाद फिर आपको ले चलूँगा इस आबादी की ओर, और एक बहुत बहुत धन्यवाद। जैन क्रास की हम बात कर रहे थे, ये भी एक हमारे पूर्वजों का गांव है जो उस जंगल के किनारे बसा है, और नीचे आप देख सकते हैं कि हरियाली और खेत हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर है। जिस चोटी में हम आए हैं, इस चोटी से हमको लगभग 5 एरिया दिख रहे हैं। एक गांव नीचे जो आपको दिख रहा है वो क्रास है, और उससे ऊपर वाला गांव जैन है। ये दोनों पंडितों और ठाकुरों के हमारे गाँव हैं। और ये नीचे जो पेड़ों के नीचे आप देख रहे हैं वो पार खेत दिख रहे हैं आपको। ये खेत हमारे लोग इन जंगलों को पार करने के बाद इन खेतों में आते हैं। और गणेश जी, एक सबसे बड़ी बात और है, मैं आपको माँ भगवती के दर्शन करा रहा हूँ। जिस जगह में हमें जाना है, मल्लिका देवी के दर्शन करा रहा हूँ। ये वो स्थान है, आप देख सकते हैं मंदिर में चूना दिख रहा है, एक बिल्डिंग आपको दिख रही है। मेरी उंगली को अगर आप देखेंगे तो वो आप सभी दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा। माँ भगवती का वास है, माँ भगवती वहाँ पर विराजमान है। मल्लिका देवी के नाम से माँ भगवती का मंदिर वहाँ पर स्थापित है। उस जगह में हमने चलना है। अभी हम लोग 3 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद वहाँ पहुँचे, और ये खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए हम पहाड़ों से उस चोटी में जाएंगे और माँ भगवती के दर्शन आप सभी दर्शकों को कराएंगे। निश्चित रूप से ये यात्रा मंगलमय भी रहेगी और रोचक रहेगी, क्योंकि ये घना जंगल है। इन जंगलों से मैं गणेश जी आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बाघों का, शेरों का, जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है, और जो हमारे देवी देवताओं का वास है वो भी यहाँ पर होता है। लेकिन जो सच्चे मन से जाता है उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी, किसी प्रकार का कोई भय, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। तो आज हमने जो देखा, आप देख सकते हैं नीचे ये खेत, यहाँ पर छानियाँ बनी हुई हैं। इन खेतों में जब जंगलों में हमारे लोग जाते हैं तो गाय भैंसों को चराने के लिए छानियाँ बनाते हैं। यहाँ पर खेती भी की जाती है इन जंगलों के नीचे। हमने आज जंगली फलों का भी स्वाद लिया है। मैंने अपने पास अभी भी रखे हैं, आप देख रहे हैं आंवले, क्योंकि पानी की प्यास लग रही है तो ये आंवले हमारे लिए एक अमृत का काम कर रहे हैं। तो एक साथ मैंने आपको अभी माँ भगवती के दर्शन कराए, जहाँ पर हम जाएंगे। इस माँ की कहानी हम जब इस जगह पहुँचेंगे तो सुनाएंगे। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताऊँगा कि इस जगह जाने के लिए हमको लगभग 10 किलोमीटर से 10 से 15 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। 10 से 15 किलोमीटर की इस जंगली भयानक रास्ते से जाने के बाद हम माँ भगवती के दर्शन करेंगे, और माँ भगवती का आशीर्वाद हम सभी दर्शकों को देंगे। और जितने भी हमारे मीडिया के साथी हमारे साथ हमारी टीम आई है, इस रोमांचक मोड़ पे ट्रैकिंग के रास्ते आज इन जंगलों के सफ़र होते हुए सजग इंडिया की टीम हमारे साथ में है। साथ में आपको दूसरे गाँव की ओर दिखाता हूँ। देखिए, इस पहाड़ी से हमने 2-3 गाँवों को देखा जहाँ हमने जैन क्रास की खूबियाँ को जाना। वहीं पे हमने जो है इस क्षेत्र की अन्य खूबियों को जानने के लिए आप देख रहे हैं हमारा गांव। विनोद जोशी जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। वो हमारा गांव अभी अगर कैमरा से दिख रहा होगा तो मैं दिखाना चाहूँगा। गणेश जी, उस जगह से हम आए हैं। देख सकते हैं कि पहाड़ों से जो रोड की दूरी है, लगभग 10 किलोमीटर दूरी में वो रोड है, और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज मैं इस ओर सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस समय पहाड़ों में पलायन का एक मुख्य कारण रोजगार से ज़्यादा यातायात के साधन, शिक्षा के साधन और चिकित्सा के साधन। रोजगार तो एक पल के लिए, सदियों से हमारी रीति आई है, रोजगार की कमी पहाड़ों में नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित हो जाता है तो डॉक्टर नहीं मिलते हैं। 10-15 किलोमीटर अगर कोई सीरियस हो जाता है उसको डोली में ले जाना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं गंभीर समस्या है। उसकी वजह से भी पलायन हो रहा है। मैं अपने जो क्षेत्रीय विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस गाँव की भांति उत्तराखंड में तमाम गाँव हैं जो आज चीख चीख के आप लोगों से कहते हैं कि कम से कम
उन गाँवों को सड़कों से जोड़िए, वहाँ पर स्वास्थ्य, चिकित्सा और तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको आप बनाइए। उसके बाद जहाँ यातायात गाड़ियाँ आना जाना हो जाएगा तो हमारे पास नेचुरल इतने रिसोर्स हैं कि हम रोज़गार 10, 15, 20 हज़ार रुपये प्रति माह यहाँ आसानी से कमा सकते हैं। सुबह हम लगभग 4-5 घंटे पहले पैदल चले थे और उस चोटी तक हम गए। आप देख सकते हैं, हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं, ये पैदल चलते हुए हम लोग उस चोटी में गए थे। अब हम उस चोटी से नीचे उतर रहे हैं और मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि देवभूमि उत्तराखंड जहाँ प्रकृति की गोद में बसा है, जल जंगलों से घिरा है, वहीं पर कंदमूल, फल, तमाम प्रकार की सौंदर्यता से हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र घिरा हुआ है। और हम लोग यहाँ पर फिजिकली फिटनेस के लिए ट्रैकिंग का भी सहारा लेते हैं। आप देख रहे हैं कि इस तरह की छोटी छोटी पगडंडियाँ यहाँ पर बनी हैं और इन रास्तों से हम लोग चलते हुए जा रहे हैं क्योंकि बहुत आसान रास्ते नहीं हैं, इसलिए इन रास्तों से हम लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। और निश्चित रूप से ये आपको गांव दिख रहा है, बहुत सुंदर गांव। ये गांव में आज देवी भागवत हो रहा है हरकुले गांव में। नीचे आपको खेत दिख रहे हैं, नदी के किनारे वो खेत हैं, उन खेतों में खेती की जाती है। उधर बाटाघाट, करासघाट बोला जाता है, वो वहाँ पर जूनियर हाई स्कूल विद्यालय है। और उधर छौना बिलोरी और माइंस का क्षेत्र आपको दिख रहा है उस पहाड़ी में। छौना बिलोरी, जिस पे एक गाना भी लगाया है, छौना बिलोरी झंडिया बौजू लागनी वहाँ का घामा। तो आप देख सकते हैं वो जो पहाड़ी है, कैमरे में अगर आप देखेंगे कि उस पहाड़ी पे छौना बिलोरी और ये तमाम गांव, मटेला, माइंस, ये तमाम जगह बची हैं। और इसके तलहटी में ही फैक्ट्री है, मैग्नीसाइड फैक्ट्री। यहाँ से मैग्नीज निकलता है और तमाम प्रकार के चीज़ों का वहाँ पर उत्पादन होता है और 500 लोगों का यहाँ पर रोज़गार भी मिला है। तो इस समय रास्ता बड़ा पेचीदा है, टफ रास्ता हम जिसको कहेंगे, लेकिन प्रकृति में की गोद में बसा है। तो प्रकृति ने आने जाने के लिए, आम जन को पहुंचने के लिए बहुत सुंदर सरल रास्तों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। आप देखेंगे हमारी टीम के साथ गणेश नेथानी यहाँ पर कैमरामैन हैं, विनोद जी यहाँ पर हमारे साथ आए हैं। विनोद चाचा जी लखनऊ से, उनका पैतृक गांव है, वो भी इस गांव में आए हैं। आप देखेंगे कि इन रास्तों से उतरना, क्योंकि चढ़ाई चढ़ना बड़ा आसान है और विनोद जी, बड़ा जो रास्ते हैं इनसे उतरना उतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर पैर फिसल जाए तो आपको कहीं, जी, चढ़ाई चढ़ना आसान है, उतरना उतना ही मुश्किल भरा है। परंतु फिर भी हम लोग पहाड़ के रहने वाले हैं और पुरानी यादें इन पहाड़ों से जुड़ी है। तो हमारी टीम के साथ आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हम गांव से उतरते हुए आ रहे हैं तो गांव की दूरी हमारे करीब होते जा रही है और पहाड़ हमसे छूटता हुआ जा रहा है। और ये पहाड़ अपनी जगह अटल है, ये पहाड़ अपना एक प्रकृति का सौंदर्य है। आप देख रहे हैं चीड़ के वृक्ष लगे हैं, इन चीड़ों में पौधे लगे हैं, फलदायक जो शूंद बोलते हैं वो लगे हैं। और इन्हीं की जो दाने होते हैं, बीज होते हैं, हवा में उड़ के पुनः एक पेड़ का रूप ले लेते हैं। तमाम प्रकार की चीज़ों का उत्पादन इन पेड़ों से होता है। इसकी जो पत्तियां हैं जो आप देख रहे हैं, जिनको फिरूक बोलते हैं, इसको जानवरों में बिछाते हैं। साथ में जानवरों के साथ बिछाने के साथ साथ खाद का इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे अगर हम वैसे बात करें व्यावसायिक रूप से तो इससे कागज़, बुरादा, तमाम चीज़ें बनती हैं। और मैं पहले भी अपने साथियों को बता चुका हूँ, इसको सौंग बोलते हैं। आप देख रहे हैं ये सौंग है, ये हरी पत्तियाँ, ये गाय को बिछाने के लिए, उसके खाने के लिए काम आती है। और इसमें भी मीठे मीठे फल लगते हैं। आप देख रहे होंगे ये फल कंदमूल फल की तरह है। ये सौंग में भी चाचा जी फल लगते हैं, बहुत मीठे फल होते हैं। और अपने दर्शकों को हमने अभी बताया कि किस तरह से हम लोग आज इस रास्ते से गए और माँ मल्लिका के दर्शन हमने अपने दर्शकों को कराए, माँ भगवती के दर्शन कराए, डाना गोलजू के कराए, हर देवता के कराए। और इन जटिल पहाड़ियों से अभी हम नीचे को निकल रहे हैं और धीरे धीरे हमारी टीम बड़ी सावधानी से अपने कैमरे की कैमरे में इसको कैप्चर कर रही है। और आप देख सकते हैं कि बड़ा सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विनोद जी, मैं जानना चाहूँगा कि कितने वर्ष पहले आप इस रास्ते से गए थे? 20 वर्ष से? जी जी। आप सावधानी से आए क्योंकि जंगल का रास्ता है। हम उस रास्ते से गणेश जी गए थे, अभी उस चोटी में हम गए और इस चोटी से इधर से उतरते हुए आए हैं अपने साथियों के साथ। और बहुत सुखद अनुभूति हो रही है हमें इस जगह बैठ के आने की। एक्चुअली
पूजा में भी अभी हम लोगों को जाना है, तो पूजा चल रही है, नीचे आप सुन सकते हैं। पूजा में जाना है सम्मिलित होने, तो हमारी टीम चल रही है पूजा की ओर भी। और गांव की तलहटियों में बसा ये हरकोला सुंदर सा गांव जिसको आप देख रहे हैं, हमारे साथी देख रहे हैं, बड़ी सावधानी से उनको कैमरा भी पकड़ना है और नीचे उतरना भी है। तो दोनों चीज़ों का एक संतुलन बनाए रखना, बहुत सावधानी से चलना होगा, क्योंकि पैर फिसलते ही आप नीचे जा सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं। तो सावधानी के साथ हमारी टीम उतर रही है और लगभग हम पहुंच चुके हैं अपने केंद्र बिंदु की ओर हम जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है। मैं फिर दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, इस गांव के इस ओर भी खेत हैं और आपने उस ओर भी खेत देखे, इस ओर भी खेत देखे, चारों ओर खेती होती है और लोगों के जीवनोपार्जन के लिए जो सब कुछ है उनको यहीं मिलता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना नहीं होता है। लेकिन अगर थोड़ा सरकार यहाँ पर यातायात की व्यवस्था और गाँव को सड़कों से जोड़ दें और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू करें, तो गणेश जी निश्चित रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और यातायात महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। रोज़गार के लिए खेतीबाड़ी और तमाम संसाधन मैंने आपको आज सुबह रूबरू कराया है। अगर उन पर फोकस किया जाए तो निश्चित रूप से हम पलायन को रोकने में कामयाब होंगे। जो हमारी पढ़ी लिखी आबादी शहरों में रह रही है, उनके मन में अपने गांव के प्रति अथाह प्रेम है, वो लोग भी आना चाहते हैं, लेकिन यातायात, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा की वजह से वो लोग कहीं ना कहीं चाह के भी अपने गांव में नहीं आ सकते।